हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2। एंड इसके जो है अराउंड 10 चैप्टर्स हैं इस बुक में। एंड 9 तक जो है चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेके 9 चैप्टर जो है वो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम जो है 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने जो है क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है, इसमें जो है मिडीवल हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, जैसे कि हम मध्यकालीन हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो 18th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यहाँ पे रहती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे जो मुगल एम्पायर है, जो कि अराउंड लेट 17th सेंचुरी तक जो है वो एक पूरे ऑल ओवर द इंडिया उनका यहाँ पे रूल हुआ करता था। अब जो है किस तरह से जो लेटर मुगल्स थे, औरंगजेब के बाद में जो मुगल्स थे, वो यहाँ पे क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके हाथ से ये जो सारा एरिया है वो किस तरह से निकलता है, नई पॉलिटिकल फॉर्मेशंस किस तरह से होती हैं, नए रूलर्स यहाँ पे किस तरह से बनते हैं, क्या रीजंस रहते हैं कि जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड कौन कौन सी नए रूलर्स यहाँ पे बनते हैं, जो इंडिपेंडेंट रूलर्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है इस बुक का। एंड इसके बाद जो है हमारी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट हम जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे भी स्टार्ट करेंगे, राइट। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली पीडीएफ जो होती है, जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना उसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। So let's start the chapter number 10, that is the 18th century political formations. अब क्या रहता है, हमने देखा था कि जो मुगल एम्पायर है, यहाँ पे अगर हम इस मैप की तरफ देखें तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से लेके अफगानिस्तान तक का जो एरिया है, काबुल, कंधार, ये जो सारा एरिया है, कश्मीर, इधर सारा जो एरिया असम तक, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, इस एरिया को छोड़ के यहाँ तक मैसूर तक जितना भी एरिया है, ये सारा ही जो है किनके अंडर था, ये जो है मुगल्स के अंडर था, राइट। तो जो है अब किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं कि इतने बड़ी एम्पायर होने के बावजूद भी जो है ये 18th सेंचुरी में आके जो है ये डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या रीजंस रहते हैं, उन रीजंस के बारे में हम जो है सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 4 में जो है मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा था, जो क्लास 7 की जो हमारी एनसीईआरटी है, कि वो कितनी ज्यादा जो है अपने सक्सेस की हाइट पे पहुंच जाती है। एंड सडनली जो है 17th सेंचुरी के एंड में जो है यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिलते हैं, वेराइटी ऑफ क्राइसिस, राइट। तो कौन कौन से नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे रहे हैं, इनके डिक्लाइन की जो है क्या क्या वजह रही हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो इनके सबसे सक्सेसफुल अगर हम बात करें, या फिर जो है एक अच्छे जो रूलर हम जैसे बोल सकते हैं, लास्ट रूलर जो अच्छे थे वो औरंगजेब रहते हैं, राइट। बट हाउएवर उनके भी कुछ डिसीजंस जो थे वो कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बाद वाले रूलर्स को जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ी थी। तो जो एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने जो है जितनी भी मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे ही यहाँ पे डिप्लीट कर दिए थे, उन सभी को यहाँ पे यूज कर लिया था। क्योंकि औरंगजेब की यहाँ पे डेक्कन का जो एरिया है, यहाँ पे काफी लंबे समय तक जो है इनका युद्ध चला था, राइट। तो इस एरिया में ही जो है अपने जो मिलिट्री एंड जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो सारे इन्होंने जो है डिप्लीट कर दिए थे। एंड आफ्टर दैट उनके जो सक्सेसर्स जब आते हैं, औरंगजेब के सक्सेसर जब आते हैं, तो जो इनका प्रशासन है वो भी यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाता है। वो जो है एफिशिएंट नहीं रहता है। जितना प्रशासन इनका एफिशिएंट हुआ करता था औरंगजेब से पहले, यहाँ पे जितना अच्छा प्रशासन हुआ करता था, इनके सक्सेसर के समय में जो प्रशासन है वो ब्रोक डाउन हो जाता है, राइट। तो क्या होता है, यहाँ पे जो मनसाबदारी सिस्टम इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था, हमने मनसाबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, रैंकिंग सिस्टम जो होता है। तो अगर आपको मनसाबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो आप जो है चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ सकते हो, राइट। तो प्रीवियस हमारे चैप्टर्स हैं मुगल्स के रिगार्डिंग, तो वहां पे आप देख सकते हो कि मनसाबदारी सिस्टम क्या है। तो इन्होंने जो है एक तरह से मनसाबदारी सिस्टम जो है
राइट, वो यहाँ पे बनाया हुआ था, काफी सारे मनसाबदार इन्होंने जो है रखे हुए थे, तो वो जो है पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लैंड्स थी यहाँ पे, तो वो जो है ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो जो लेटर मुगल्स यहाँ पे रहते हैं तो उनकी ये बात नहीं सुनते थे, ये जो मनसाबदार थे। तो यहाँ पे कुछ गवर्नर्स जो होते हैं उन्हें भी यहाँ पे इनके द्वारा अपॉइंट किया गया था, तो जिन्हें सूबादार भी बोला जाता है। तो गवर्नर्स का क्या काम हुआ करता था, जो रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं वो इनके अंडर हुआ करते थे। दीवानी एंड फौजदारी जो प्रशासन है ना, दीवानी होता है आपका रेवेन्यू का, एंड जो मिलिट्री का होता है उसे फौजदारी बोला जाता है। तो ये सारे गवर्नर्स के अंडर हुआ करते थे। तो जो मेन जो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी यहाँ पे रूलर के, वो इन गवर्नर्स के पास थे, तो ये जो है ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिनकी वजह से गवर्नर्स जो है उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर यहाँ पे आ जाती है। एंड एज दी गवर्नर्स जो है वो अब क्या करते हैं, जो जिन जिन प्रोविंसेस के उन्हें गवर्नर्स यहाँ पे बनाया गया था, तो वहां पे अपनी पावर को वो कंसोलिडेट कर लेते हैं, मीन जो है इंडिपेंडेंट होना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या रहता है कि ये जो पैसा था यहाँ पे गवर्नर्स पहले किन्हें दिया करते थे, ये रूलर्स को दिया करते थे इकट्ठा करके, जो रेवेन्यू वगैरह होता है। बट अब जो है ये रेवेन्यू वो इन्हें नहीं दिया करते थे, इन रूलर्स को, जो गवर्नर्स हैं वो ये रेवेन्यू इकट्ठा करके रूलर्स को नहीं देते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो कैपिटल होती है ना इस एम्पायर की, वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, उनके पास पैसा ही नहीं था। ओके, दूसरी तरफ जो है काफी सारे विद्रोह भी यहाँ पे हो रहे थे। पीजेंट एंड जमींदारी, पीजेंट्स एंड जो जमींदार होते हैं वो विद्रोह यहाँ पे कर रहे थे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में, तो ये भी उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एंड ये जो है रिवोल्ट्स क्यों हो रहे थे, क्योंकि पीजेंट्स के ऊपर एंड जमींदारों के ऊपर जो है काफी ज्यादा टैक्सेस लगाए गए थे, डेट इज वाई जो है वो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ और पावरफुल चीफ भी थे इनके, तो वो भी अपनी पावर को जो है कंसोलिडेट कर लेते हैं, जिन जिन एरियाज के उन्हें चीफ बनाया गया था तो उन्हें जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं टोटली, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि लेट 17th सेंचुरी में या फिर 18th सेंचुरी में ही यहाँ पे विद्रोह हुए थे, इससे पहले भी यहाँ पे विद्रोह हुए थे। बट जो है जो पहले जो लाइन थी इनकी मुगल रूलर्स की, वो काफी अच्छी लाइन थी, उन्होंने जो है इन विद्रोह जितने भी यहाँ पे हुए थे उन्हें जो है दबा दिया था। बट बाद वाले जो रूलर्स यहाँ पे रहते हैं वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने एबल नहीं थे। अगर वो एबल होते तो वो इन विद्रोह को भी जो है यहाँ पे दबा सकते थे, इस प्रशासन को भी जो है अच्छे से वो चला सकते थे। But these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their positions. But अब जो ये जो विद्रोह है ना यहाँ पे हो रहे थे डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा, इनके पास अब जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे। पहले वाले जो विद्रोह यहाँ पे हुए थे उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे, ये भी एक रीजन हो सकता है कि उन्हें दबा दिया गया था इजीली। बट अब वाले जो विद्रोह यहाँ पे होते हैं लेट 17th सेंचुरी में, इनके पास जो है अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, जिन रीजन के इन्हें जो है यहाँ पे रूलर्स एक तरह से गवर्नर्स या फिर चीफ बनाया गया था, वहां के इकोनॉमिक रिसोर्सेज अब जो है इनके पास थे यहाँ पे, डेट इज वाई जो है ये अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाए थे, एक रीजन ये भी हो सकता है। सो द मुगल एम्परर्स आफ्टर द औरंगजेब, ये जो है एक तरह से जितनी भी शिफ्टिंग हो रही थी ना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी की, में सारा जो पॉलिटिकल पावर जो होती है वो इन रूलर के हाथों से निकल के किसके पास यहाँ पे जा रही थी, इन नोबल्स के पास जा रही थी। इकोनॉमिक अथॉरिटी भी जो है वो इन रूलर्स के हाथों से निकल के इन नोबल्स के पास जा रही थी, जो इनके मनसाबदार थे या फिर इनके गवर्नर्स थे या फिर इनके चीफ थे, उनके पास ही सारी पावर जो है वो जा रही थी। तो वो जो है इन्हें एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ बाहर से भी जो है लोग अटैक कर रहे थे, जो दूसरे रूलर्स हैं वहां से, जो फ्रंटियर्स हैं हमारी कंट्री के, वहां से भी जो इनके ऊपर अटैक हो रहे थे। जैसे कि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के जो रूलर नादिर शाह जो हैं वो दिल्ली के ऊपर जो है बार बार यहाँ पे हमले कर रहे थे। 1739 में जो है इन्होंने जो हमला किया था उसकी वजह से जो है काफी ज्यादा पैसा जो है वो अपने साथ ले गए थे। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे जो है अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली भी जो है वो तो बार बार यहाँ पे प्लंडरिंग रेट्स जो है वो कर रहे थे। उन्होंने 5 बार जो है 1748 से लेके 1761 तक जो है 5 बार हमला किया है इंडिया के ऊपर, नॉर्थ इंडिया के ऊपर, एंड काफी सारा पैसा जो है वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये जो बाद वाले जो रूलर्स यहाँ पे रहते हैं वो हर साइड से जो है प्रेशर से घिरे हुए थे। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे इनके जो अपने नॉबल्स थे वो भी जो है उनके आपस में भी जो है यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था इनके नॉबल्स के अंडर। कुछ यहाँ पे अपनी जो एक
उनके जो प्रीवियस एरियाज थे जहां से वो बिलोंग करते थे उनको लेके जो है वो आपस में इनके कंपटीशन चल रहा था। ईरानी नॉबल्स भी थे, यहाँ पे तुरानी नॉबल्स भी थे। ईरानी जो कि ईरान से बैकग्राउंड उनकी थी, एंड जो तुरानीज हो गए जो कि यहाँ पे टर्किश डिसेंट से जो है बिलोंग करते थे, तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था। तो एक सहानुभूति की जो भावना होती है ना पूरे प्रशासन में, वो यहाँ पे नहीं चल रही थी, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी। एंड काफी लंबे समय तक ये जो लेटर मुगल एम्परर्स थे वो एक तरह से कठपुतली बन के रहते हैं इन दोनों ही पावरफुल ग्रुप्स। जो यहाँ पे जितने भी ये दोनों पावरफुल ग्रुप्स थे ना, ईरानीज एंड तुरानीज, इनके जो नॉबल्स थे वो उनके हाथों के पपेट बन के रहते हैं मुगल एम्परर्स। तो सबसे वर्स्ट अगर हम केस देखें ना ह्यूमिलिटेशन का, ये जो नॉबल्स थे वो इन रूलर्स को ही जो है एक तरह से दबा रहे थे, ह्यूमिलिटेट कर रहे थे। तो एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, दो मुगल एम्परर थे, फारूक सियार एंड दूसरे थे आलमगीर टू। इन्हें जो है असैसिनेट कर दिया गया था, राइट इन नोबल्स ने ही जो है इन रूलर्स को असैसिनेट कर दिया था। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अहमद शाह एंड शाह आलम टू जो है उन्हें जो है एक तरह से ब्लाइंड कर दिया गया था उनके नॉबल्स के द्वारा। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये टोटली पपेट बन के रह गए थे जो लेटर मुगल्स थे, जो लेटर मुगल एम्परर्स थे, राइट अपने नॉबल्स के। ये रीजन रहती है जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो टोटली डिक्लाइन हो जाती है, एंड जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे नई जो स्टेट्स हैं वो इसका एमरजेंस होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पहला पूरा एरिया जितना पूरे इंडिया का वो सारा एक ही एम्पायर के अंडर था, बट अब जो है इन रूलर्स के जो गवर्नर्स थे, इनके जो मनसाबदार थे, इनके जो नोबल्स थे, वो उनके पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है, राइट उस इकोनॉमिक पावर की वजह से जो है ये इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जो है ये इन मुगल रूलर्स को कुछ नहीं समझते थे, एंड जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी नई नई स्टेट्स जो है ये बना लेते हैं। तो इन नई स्टेट्स के बारे में ही अगर हम बात करें, सो विद द डिक्लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबादार्स एंड जो ग्रेट जमींदार्स थे वो अपनी अथॉरिटी जो होती है वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेते हैं इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एंड थ्रू द 18th century द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स, राइट। तो 18th century में, पूरी 18th century में यही यहाँ पे यही चीजें हो रही थी कि जो मुगल एम्पायर है वो क्या थी, वो फ्रेगमेंट हो रही थी, वो डिवाइड हो रही थी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 18th century कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे मेन 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स यहाँ पे बनते हैं स्टेट्स के। 3 ग्रुप्स हम यहाँ पे इन स्टेट्स के बना सकते हैं। पहली जो थी यहाँ पे जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे, राइट जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस यहाँ पे हुआ करते थे उसमें आ जाते हैं अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, यूपीएससी एंड इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में कौन से आ गए, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद आ गया, राइट। तो ये यहाँ के जो एक तरह से जो गवर्नर्स थे या फिर जमींदार थे वो काफी पावरफुल थे एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट वो रहते हैं। बट यहाँ के जो रूलर्स थे इन स्टेट्स के, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद के, वो जो मुगल एम्परर के साथ जो फॉर्मल संबंध होते हैं ना, इनके टाइज जो होते हैं वो टोटली नहीं तोड़ते, इनके साथ अच्छे संबंध ये बना के रखते हैं। तो एक तो ये ग्रुप हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे those who enjoyed the considerable independence under the Mughals as वतन जागीर्स, राइट मीन टोटली वो इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे अपने एरिया को रूल कर सकते थे, वो इंडिपेंडेंट रूलर थे अपने एरिया के। बट वहां से क्या था कि वहां का जो टैक्सेस है ना वो इकट्ठा करके जो है ये वो मुगल रूलर्स को भेजा करते थे, वो होते हैं वतन जागीर, राइट। वतन जागीर जो होती है ना, ये यहाँ पे सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज ऐसी थी जो राजपूत रूलर्स थे वो खुद इंडिपेंडेंट रूलर्स रहते हैं, वहां पे रूल कर सकते हैं अपने तरीके से। बट इसमें क्या होता है ना, वतन जागीर में जो टैक्सेस होते हैं ना वो इकट्ठे करके वो यहाँ पे मुगल रूलर्स को देने होते हैं, राइट। बाकी डिसीजन ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो इसमें आ जाती हैं जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज, यहाँ पे राजस्थान के आसपास के जितने भी एरियाज थे। जो लास्ट ग्रुप यहाँ पे रहता है तो ये है यहाँ पे मराठास हो गए, सिख एंड कुछ यहाँ पे जाट्स हो गए, राइट। तो ये टोटली एक तरह से इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, इनके साथ तो काफी युद्ध हुए थे मुगल रूलर्स के, राइट। तो ये डिफरेंट साइजेस के थे,
एंड हैड सीज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल। तो इनका यहाँ पे मराठा, सिख एंड जो जाट्स है, इनका काफी लंबा जो है एक आर्म्ड स्ट्रगल चलता है यहाँ पे। आफ्टर दैट जो है ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना आपका यहाँ पे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल फॉर्मेशन समझनी है, क्योंकि इसके बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो जो लाइन है, वो जो वहाँ की स्टोरी है, वो आपको तभी समझ आएगी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हो तो, राइट। तो किस तरह से यहाँ पे हम जो है मिडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जो है वो पैर रख रहे हैं, किस तरह से हम जो है वहां पे जा रहे हैं, तो वो चीज जो है आपको इस चैप्टर से ही समझ आएगी, राइट। सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर। इस चैप्टर को भी मैंने जो है 2-3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, तो ये पार्ट 1 था इसका, एंड जो नेक्स्ट वाले पार्ट जो है वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी। एंड उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों ही जो स्टेट्स यहाँ पे बनी थी, जो 3 ग्रुप्स यहाँ पे बने थे, इनके बारे में डिटेल्ड वे में हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.